वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि मार्च मंथ का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा मार्च मंथ का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, यूनिक कार्बन कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी कि यूनिक कार्बन कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? यूनिक कार्बन कार्ड। यूनिक कार्बन कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल के सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया है, जो एक सबसे यूनिक कार्ड है। वो कैसे? क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और एचपीसीएल जो एक फ्यूल रिटेल में एक लीडर कंपनी है और भारत का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क है, रुपए के साथ मिलकर बनाया गया है। यह कस्टमर्स के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करेगा, यानी कि इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। तो याद रखिएगा, यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस किस के द्वारा? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन कार्ड लॉन्च किया है, यूनिक कार्बन कार्ड, और एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसीआई। The bank is having a total network of 9590 plus branches and 13280 plus ATM across India. This is co-branded credit card in the बैंक मेड इन जॉइंट वेंचर, यानी कि बैंक का पूरे भारत में 9590 प्लस शाखाओं में और 13280 प्लस एटीएम का कुल नेटवर्क है। यह सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बैंक का पहला संयुक्त उद्यम है। एचपीसीएल खुदरा दुकानों पर इस कार्ड का उपयोग करते समय कार्ड होल्डर्स को बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईंधन अधिभार की छूट के अलावा कैशबैक रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इस कार्ड के बारे में मैंने अदर भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उसमें इनको पढ़ सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको कंटेंट में प्रोवाइड कराती हूँ ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि पॉइंट्स भी जरूर पढ़ के जाने हैं। इन पॉइंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आप लोग पूरे जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ वो उसके भी पॉइंट्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बात कर लेते हैं यूनियन बैंक की। तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ है राजकिरण राय जी। उसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में। और टैगलाइन क्या है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का? गुड पीपुल टू बैंक विद। इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विद। किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been ranked as the best SME Bank of India by एशिया मनी, यानी कि एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा किसे मिला है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसको मिला है? एचडीएफसी बैंक को मिला है। सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। अपने मूल्यांकन में पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह कहा है कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी कि एमएसएमई के कारोबार में बदलाव ने इस प्रकार के लिए योग्य विजेता बनाया है। यानी कि HDFC Bank has adjudged the India's best bank for SMEs at the Asia Money Best Bank Awards 2021. In its evaluation, the magazine said on its website, HDFC Bank transformation on its micro, small and medium-sized enterprises (MSME) business over the past few years makes it a worthy winner of this award. और हांगकांग में स्थित द एनुअल बेस्ट बैंक सर्वे ऑफ द फाइनेंशियल मैगजीन बेस्ड इन हांगकांग एम्स टू आइडेंटिफाई विच बैंक इन ईच
market have excelled across a range of core banking activities over the past 12 months. क्या मतलब है कि हांगकांग में स्थित वित्तीय पत्रिका ने वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य से पिछले 12 महीनों में प्रत्येक बाजार में कौन से बैंकों ने कोर बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है ये आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पे भी कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड आईओबी ट्रेंडी सेविंग अकाउंट्स, यानी कि आईओबी ट्रेंडी बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। किस बैंक ने किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है आईओबी ट्रेंडी सेविंग अकाउंट्स। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती मिलेनियल आबादी के लिए अनुकूलित एक बचत खाता आईओबी ट्रेंडी लॉन्च किया है। आईओबी ट्रेंडी एक बचत बैंक खाता योजना है जो इस प्रयास के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई है, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च्ड आईओबी ट्रेंडी अ सेविंग अकाउंट कस्टमाइज्ड फॉर द growing millennial population in the country by keeping their banking preferences in mind. IOB Trendy is a saving bank account scheme introduced by the bank towards their endeavors. तो IOB ट्रेंडी खाता खोलने के लिए कस्टमर्स की आयु सीमा 21 वर्ष से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कब से कब तक? 21 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए जिनको IOB ट्रेंडी खाता खोलने वाले जो कस्टमर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द अकाउंट में बी सेल्फ जॉइंटली ऑपरेटेड। इन द केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट द प्राइमरी होल्डर हैज टू बी ए मिलेनियल एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि खाता स्वयं या संयुक्त रूप से संचालित हो सकता है। संयुक्त खाते के मामले में खाता खोलने के समय प्राथमिक धारक को मिलेनियल होना चाहिए। आईओबी ट्रेंडी के लिए ओपनिंग बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, अतः शेष राशि के रखरखाव के लिए पहले महीने कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ये पॉइंट्स आप लोग अपने से भी इजीली देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 चेन्नई में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है, मुंबई नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी पूछे जाते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई थी। विश्व विकास रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित है कि डेटा कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है और अग्रिम विकास उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे ना रहे। यानी कि द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकसेस ऑन हाउ डेटा कैन इंप्रूव द lives of poor people and advance development objectives to ensure no one is left behind। ये गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलते डेटा परिदृश्य की जबरदस्त क्षमता को उजागर करता है, साथ ही साथ जोखिम की जांच की अपनी क्षमता को स्वीकार करता है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और समाजों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व बैंक का ऑब्जेक्ट है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निवेश की पहचान करके अपने कस्टमर्स कंट्रीज का समर्थन करना, नीति सुधार और तकनीकी सहायता के लिए एक समृद्ध कार्यक्रम को परिभाषित करना है और ऐसे क्षेत्रों को उजागर करना है जिसमें वैश्विक पहल सीमा पार सहयोग को बुलाने और
सुविधाजनक बनाने में मदद कर सके। यानी कि थ्रू दिस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक एम्स टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट्स कंट्रीज बाय आइडेंटिफाइंग वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आर द मोस्ट क्रिटिकल, डिफाइनिंग अ रिच प्रोग्राम फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स, टेक्निकल असिस्टेंस एंड हाईलाइटिंग एरियाज इन विच ग्लोबल इनिशिएटिव्स कैन हेल्प टू कन्विंस एंड फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी यूएस में और उसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944, यानी कि वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fitch Rating has estimated India's GDP to be about %what for financial year 2022, यानी कि फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12.8% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। तो अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच रेटिंग एजेंसी। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने फिच ने अपने नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में 11% के पिछले अनुमान से राजकोषीय 2021-22 से 12.8% के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित किया है। यानी कि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22 to 12.8% from its previous estimate of 11% in its latest global economic outlook। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा जीईओ का? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। The improvement is GDP rate is based on a factor like a stronger carryover effect, a looser fiscal stance and a better virus containment. Also for the fiscal year 2022-23, Fitch expects GDP growth at 5.8%। बात कर लेते हैं फिच की। तो फिच का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर थे जॉन रोज फिच और इसकी फिच रेटिंग्स के सीईओ कौन है? पॉल टेलर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। किसकी? फिच रेटिंग एजेंसी की। ये अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज वॉन द ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड? ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड किस बैंक ने जीता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा अवार्ड है ये? ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो ग्रेट प्लेस कौन सा है काम करने के लिए? ये अवार्ड है। ये अवार्ड जीता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जीता है ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। The certification is the result of an employee survey conducted by the third party global authority on recognizing high trust and performance culture at workplace। यानी कि ये प्रमाणीकरण कार्यस्थल पर उच्च विश्वास और प्रदर्शन संस्कृति को मान्यता देने पर तीसरे पक्ष के वैश्विक प्राधिकरण द्वारा किए गए कर्मचारी सर्वेक्षण का परिणाम है। This recognition acknowledges the bank commitment and credibility amongst its employees। ये मान्यता बैंक के कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को स्वीकार भी करती है। तो याद रखिएगा किस बैंक ने जीता है ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड? वो जीता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बात कर लेते हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसके MD और CEO कौन है? के पॉल थॉमस इसके MD CEO है। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी lakhs of rupees fine has the RBI imposed on Fed Bank Financial Services? यानी कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर आरबीआई ने कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई ने लगाया है 15 लाख रुपए का। कितने का? 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस पर? फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर। आरबीआई ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर मुंबई है जो ऑफिस है उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹15 लाख ऑन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई। ये जुर्माना एनबीएफसी के निर्देशों 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी में
निहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए लगाया गया है। यानी कि द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ द डायरेक्शन इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटेन इन मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड्स इन एनबीएफसीज डायरेक्शंस 2016। नेक्स्ट पॉइंट है कि 31 मार्च 2019 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का वैधानिक निरीक्षण अन्य विषयों के साथ उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के गैर अनुपालन प्रकाशित करता है। 31 मार्च 2019 तक इसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर कोरोना सरकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि यह विवेकपूर्ण अंतर बैंक जोखिम सीमा से अधिक हो गया था। यानी कि द स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ March 31st, 2019 revealed inter alia non-compliances with the directions issued by it. The inspection report of the Koina Sehkari Bank based on its financial position as of March 31st, 2019 revealed that it had exceeded the prudential interbank exposure limit. यह कंटेंट आप लोग जरूर से पढ़ के जाइएगा। कंटेंट से भी काफी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम हुए थे। तो जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इसको पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मूडीज हाउ मच इज इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन करंट ईयर 2021। यानी कि मूडीज के अनुसार करंट ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान है? तो कितना है? 12%। 12% इज द राइट आंसर। तो मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए मूडीज द्वारा वास्तविक जीडीपी में 7.1% के संकुचन का अनुमान लगाया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूडीज एनालिटिक्स कैलेंडर वर्ष का अनुमान लगाता है, जबकि इसकी सहयोगी संगठन मूडीज इन्वेस्टर सर्विस वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रदान करता है। जो भी रेटिंग एजेंसी है इनके प्रेडिक्शंस चेंज होते रहते हैं, इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं मेरा करंट वीडियो देख के आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे मूडीज एनालिटिक्स की। तो मूडीज एनालिटिक्स हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो बाय 12% इन द कैलेंडर ईयर 2021। फॉर द calendar year 2020, the real GDP was projected to contract 7.1% by Moody's. It must be noted that Moody's Analytics makes calendar year projections while its sister organization Moody's Investor Services provides fiscal year estimates. तो कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जरूर से पढ़ के जाइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मूडीज की। तो मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, और प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है मूडीज के? रेमंड डब्ल्यू.एम.सी. डेनियल। कौन है? रेमंड डब्ल्यू.एम.सी. डेनियल इसके सीईओ और प्रेसिडेंट है मूडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज सेट अप ए सब्सिडरी टू मैनेज द क्रेडिट कार्ड बिजनेस। यानी कि किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने की है? पीएनबी ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। क्या नाम है इस कंपनी का? पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है पंजाब नेशनल बैंक ने। और किस लिए की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को 16 मार्च 2021 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली द्वारा निगमित किया गया है। यानी कि PNB Punjab National Bank has set up a wholly owned subsidiary named PNB Cards and Services Limited to manage its credit card business. The PNB Cards and Services Limited has been incorporated on March 16, 2021 by the Registrar of Companies, Delhi. नई सहायक बैंक के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से संबंधित गैर वित्तीय सहायता सेवाएं शुरू करेंगी। कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रुपए है। यानी कि द न्यू सब्सिडरी विल अंडरटेक द नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड बिजनेस ऑफ द बैंक।
The authorized capital of the company is rupees 25 crore and the paid up capital is rupees 15 crore. तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन इस पिक्चर में मेंशन है। क्या टैगलाइन है पीएनबी का? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है डैश एंड आईओसीएल हैज साइन इंडिया फर्स्ट लिबर अल्टरनेटिव रेट डील, यानी कि जहां पे डैश में आपको फिल करना है द राइट आंसर। और आईओसीएल ने भारत के पहले लिबर वैकल्पिक दर सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या सही आंसर है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। तो एसबीआई और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल पहले सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़े बाहरी वाणिज्य उधार सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल साइन द फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग ईसीबी डील। इस सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे क्योंकि लंदन इंटरबैंक की प्रस्तावित दर यानी कि नामक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क संदर्भ पर दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क के रूप में काम नहीं करेगी। इसका मीनिंग हो जाता है द डील विल बी साइंड बिकॉज द डी फैक्टो इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट कॉल्ड द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। क्या फुल फॉर्म है इसका? लिबॉर का। इसका फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट विल नो लॉन्गर वर्क एज द बेंचमार्क आफ्टर दिसंबर 2021। भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि वो 5 वर्षों के लिए एसओएफआर से जुड़े $100 मिलियन की व्यवस्था करेगा। कितने की? $100 मिलियन की व्यवस्था करेगा, एसबीआई ने ये कहा है। तो कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है कंटेंट भी। पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके कंटेंट जरूर पढ़ के जाना है। बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ फाइन हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक पर आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कितना? 2 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर contravention of certain provision of section 10 of the Banking Regulation Act 1949। कितना करोड़ का है? 2 करोड़ का। The central bank specific direction issued to the bank on payment of remuneration to employees in the form of commissions, यानी कि यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक और लेकर एसबीआई को जारी दिशा निर्देशों समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1955 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईसीआरआईईआर, यानी कि आईसीआरआईईआर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है आईसीआरआईईआर का डायरेक्टर। तो क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे आईसीआरआईईआर का? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, आईसीआरआईईआर का फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड बैंक के
मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मैनेजर दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIR का अगला डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। किसको? दीपक मिश्रा को। दीपक मिश्रा प्रैक्टिस मैनेजर इन द वर्ल्ड बैंक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। वह रजत कथुरिया का कार्यभार संभालेंगे जो 1 सितंबर 2012 से ICRIR के डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी थे। कौन थे इनसे पहले? वो थे रजत कथुरिया। और अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं दीपक मिश्रा। किसके? ICRIR के। बात कर लेते हैं ICRIR की। एस्टैब्लिश्ड अगस्त 1981, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RBI व्हेन विल द इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ब्रांचेस? यानी कि RBI के अनुसार कब तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा? किसके अनुसार है? RBI के अनुसार। तो RBI के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक RBI के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक सभी ब्रांचेस में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। तो RBI ने बैंकों से इस साल 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए कहा है। इस कदम का उद्देश्य चेक का तेजी से निपटान करना है जिससे ग्राहक सेवा बेहतर हो सके। यानी कि द RBI had asked banks to implement the image-based check truncation system (CTS). What is the full form? Check truncation system (CTS) in all branches of September 30 this year. The move is aimed at faster settlement of checks, resulting in better customer services. Apex बैंक ने कहा है कि CTS की उपलब्धता का लाभ उठाने और उसकी बैंक शाखा के स्थान के बावजूद एक समान ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए देश में सभी बैंक शाखाओं में CTS का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। तो किसका? CTS का। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी शाखाएं 30 सितंबर तक संबंधित ग्रिड के तहत इमेज आधारित CTS में भाग ले सकें। The facilitate these banks will have to ensure that all their branches participate in image-based CTS under respective grid by September 30. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये लोग आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNCTAD इंडियाज GDP विल ग्रो बाय व्हाट % इन 2021? यानी कि UNCTAD के अनुसार 2021 में भारत की GDP कितने % बढ़ेगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने % बढ़ेगी? 5%। कितने % बढ़ेगी? 5%। तो UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को 6.9% तक संकुचित होने का अनुमान लगाया था। 2021 में प्रबल वसूली का रिकॉर्ड और 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। यानी कि द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.9% इन 2020 ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक is forecast to a record strong recovery in 2021 and grow by 5%. इसके अलावा UNCTAD ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? 4.7% 2021 में। बात कर लेते हैं UNCTAD किसका हेडक्वार्टर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। UNCTAD फाउंडर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और उसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1964 में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज सरपास्ड व्हिच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व? यानी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है? किसका? भारत का। तो भारत ने अभी रसिया, रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। किसको पछाड़कर? रूस को। रशिया इज द राइट आंसर।
तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सरपास्ड रशिया टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 58.3 बिलियन डॉलर थी। कितनी थी? 58.3 बिलियन डॉलर, यानी कि द फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स ऑफ इंडिया स्टूड एट 58.3 बिलियन डॉलर एज ऑफ March 5 एज पर द डेटा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रूस का रिजर्व कितना था? रूस का था 580.1 बिलियन डॉलर था। कितना था? 580.1 बिलियन डॉलर था रूस का, और इंडिया का 580.3 बिलियन डॉलर। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। यानी कि द रिजर्व ऑफ रशिया वाज 580.1 बिलियन डॉलर। ओवरऑल चाइना हैज द लार्जेस्ट रिजर्व फॉलोड बाय जापान एंड स्विट्जरलैंड एज ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेबल। बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू एप्लीकेशन हैज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई ऑन भीम ऐप फॉर ग्रीवेंस रिट्रेसल। क्या एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर यूपीआई हेल्प, कौन सा है? यूपीआई हेल्प सही आंसर है। यूपीआई हेल्प नाम का नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने, शिकायत निवारण के लिए। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए छाता इकाई एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम यूपीआई पर यूपीआई हेल्प नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो भीम एप्लीकेशन की उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में काम करेगा। द एनपीसीआई, द अम्ब्रेला एंटिटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, हैज लॉन्च्ड ए न्यू एप्लीकेशन नेम यूपीआई हेल्प on Bheem UPI, which will act as a grievance redressal mechanism for the users on the Bheem application. प्रारंभ में यूपीआई हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के कस्टमर्स के लिए भीम ऐप पर लाइव किया जाएगा। यूपीआई में भाग लेने वाले अन्य बैंकों के यूजर्स को भी जल्द ही यूपीआई हेल्प से जोड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई के एमडी सीईओ कौन है? दिलीप असबे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। किसकी? एनपीसीआई की। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। तो याद रखिएगा, जो भीम यूपीआई विच विल एक्ट इन ग्रीवेंसेज, यानी कि भीम यूपीआई पर एनपीसीआई ने भीम यूपीआई पर जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसका नाम है यूपीआई हेल्प। क्या नाम है? यूपीआई हेल्प। और ये प्रारंभ में यूपीआई हेल्प जो है एसबीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के कस्टमर्स के लिए ये लाइव किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।